नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य अकेडमी के सालाना जो इनामात होते हैं, किताबों के हवाले से दिए जाते हैं, उसका ऐलान कल हुआ। और जम्मू कश्मीर में डोगरी, इस साल डोगरी, कश्मीरी और पंजाबी तीन जबानों के तीन मोतबर जो हमारे लिखने वाले हैं, आथर्स हैं, उनको ये इनाम मिल गया। तो आज के इस कश्मीर लाइव के लाइव शो में हमने आज खालिद हुसैन साहब को तकलीफ दी है बात करने की। ये पहली बार हुआ है कि पंजाबी लैंग्वेज का जो साहित्य अकेडमी का इस साल का अवार्ड है, वो एक नॉन नेटिव स्पीकर को दिया गया जम्मू कश्मीर से। तो ये बहुत ही निहायत ही बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट है लिटरेरी सर्कल्स में। तो इसके लिए खालिद साहब को हम मुबारकबाद तो देंगे ही। तो इस सिलसिले में खालिद साहब को मैं इस शो में फॉर्मली खुशामदीद करता हूँ। खालिद साहब, आपका कश्मीर लाइव के लाइव शो में खुशामदीद। शुक्रिया शुक्रिया तो आपका। आपको हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद कि आपने एक निहायत ही अहम संगमेल आज जम्मू कश्मीर के लिए के हवाले से पार किया, जिसमें आपको पंजाबी जुबान में अवार्ड दिया गया, डिस्पाइट कि आप नॉन नेटिव स्पीकर हैं। तो इस नवाज़िश सिलसिले का। में जिस किताब को इस सिल- जी इस सिलसिले में जिस किताब का को अवार्ड मिला इस साल का, उसका नाम है सुलह सालन। जी हाँ। ये खालिद साहब ने 2015 में लिखी है। ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। तो हम शुरुआत इस शो की इसी बात से कर लेंगे कि ये जो किताब है, इसमें जो कहानियां हैं, क्या हैं, किस माहौल की हैं, किस 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 समाज की हैं, खालिद साहब। जनाब वाला, ये मेरी किताब जो सूला दा सालन है, इसका अनुमान जो है मैंने पंजाबी के सूफी शायर हैं, जो कि 16वीं सदी के शायर हैं। उनका नाम है शाह हुसैन। शाह हुसैन की एक काफ़ी है। काफ़ी एक सिनफ है पंजाबी शायरी की। तो उसका एक जो लाइन है, उसमें से ये अनुमान लिया है। दुखां दी रोटी, सूलां दा सालन, आहें दा बालन बाल, माए ने मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल। यानी दुखों की रोटी मैं खाती हूँ, और सूला यानी कांटों का मैं सालन खाती हूँ, और आहें जो मेरी निकलती हैं वो मेरा बालन है। तो ये मेरे, ए खुदा मुझे बता, मेरी माँ मुझे बता कि मैं कैसे विसाल हासिल करूं अपने मालिक का। तो ये उनका उन वहां से मैंने ये इसका लिया। तो इसमें मेरे अफसाने हैं, कोई शायद 25-26 के करीब अफसाने। अब किताब मेरे पास भी नहीं है इस वक्त, वरना मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताता कितने, लेकिन मेरे ख्याल में 26 अफसाने हैं इसमें। तो इन अफसानों में जो रियासत जम्मू कश्मीर के जो पार्टीशन के हवाले से कुछ अफसाने हैं, कुछ जो हमारी सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं उन पे कुछ अफसाने हैं, कुछ औरत की, यानी जो जिसे पंजाबी में हम लोग कहते हैं नारी शक्ति, यानी औरत की जो, औरत को ताकतवर होना चाहिए, उस हवाले से 2-3 अफसाने हैं। बाकी कुछ 90 के बाद जो पलायन हुआ कुछ लोगों का कश्मीर में, जो उथल पुथल सियासी तौर पे जो हुई है, उसमें जो हालात बने हैं, और जो लोगों ने जो सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से, उन पे कुछ अफसाने हैं। कुछ सरहद के दोनों पार जो रहने वाले लोग हैं, तो वो किस तरह से, यानी हमारी गोली हो या उनकी गोली हो, मरता तो इंसान है। तो उन 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 हवालों से कुछ अफसाने हैं। तो मजमूई तौर पे ये इस किताब में वो अफसाने हैं। जी इसमें ये बेसिकली जो कहानीकार होता है, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है सहाफ़ी के। हालांकि आपने सहाफ़त भी की है और खूब सहाफ़त की है एक ज़माने में। तो इससे पहले कि मैं उस पर आ जाऊं, मेरा सवाल यह है कि जो ये कहानीकार होता है, उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक रियल सिचुएशन को इमेजिनेटिव सिचुएशन में, एक ख्याली सिचुएशन में बयान करने की। तो ये जो 26 अफसाने हैं, इनमें कितने होंगे जो रियल लाइफ कहानियां होंगी? 100%, 100% रियल लाइफ।
मैंने कभी कोई अफसाना आज तक, मेरी 6 किताबें हैं पंजाबी में अफसानों की, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, एक भी अफसाना ऐसा नहीं है जिसे मैंने अपनी आंखों से देख के उस प्लॉट को मैंने खुद ना मैंने देखा हो या उसको मैंने खुद ना जिया हो। जो मेरे सामने ना, जो घटना, जो वाकया, जो मेरे हादसा जो मेरे सामने ना हुआ हो, उसके बगैर मैंने नहीं लिखा। तो उसमें यह है कि चूंकि जिंदगी के मुशाहिदात जो मुझे हासिल हुए अपनी सर्विस कैरियर में, जहां जहां मैं रहा, दूर दराज इलाकों में, उन इलाकों में रहा जहां मिलिटेंसी थी, उन इलाकों में रहा जहां बॉर्डर के एरियाज थे, तो वहां जो जो हालात आए, उन पे जो मैंने अफसाने लिखे, वो सब आंखों देखी बातें सारी, इसमें कोई भी नहीं। हाँ, इसमें फनकाराना चाबुकदस्ती से काम लिया, अल्फाज को चुनने का काम लिया, उसमें बा मुहावरा जबान को लिखने का मैंने उससे काम लिया। यानी बयान और जो है, यानी जबान और बयान, ये मेरा अपना है। और इसमें जो, यानी ये कह लें आपके भाई, जो इसमें वाकयात में थोड़ा सा तो जो उसको इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए जो करेक्टर जो कुछ गढ़े जाते हैं, तो वो जरूर होंगे इसमें, लेकिन कहानी का मेन जो इसका जो प्लॉट है, में जो वो सब सच्चाई पे है सारे। तो मैं नाजरीन को यह बताना चाहूँगा इस वक्त खालिद साहब कि खालिद हुसैन साहब जो हैं, खालिद हुसैन साहब कम अज़ कम 6 ज़बानें जानते हैं, 7 ज़बानें, मतलब ये हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, कश्मीरी भी जानते हैं, पहाड़ी भी जानते हैं, गुजरी भी जानते हैं, अंग्रेज़ी भी जानते हैं। जी जी लेकिन जी जी। सवाल ये है कि ये पंजाबी में क्यों गए? असल आखिर में यह हम तो बुनियादी जम्मू तौर और पे, मैं अर्ज करूं, बुनियादी तौर पे हम डोगरे हैं, रामनगर के रहने वाले हैं। लेकिन जब मुल्क की तकसीम हुई और जो काट छाट जो जो उस वक्त के हालात में, मैं किसी एक पे इल्ज़ाम नहीं देता। यानी मरने वाला इंसान था, मारने वाला भी यानी इंसान था, लेकिन वो उस वक्त बहक गया था। वो उस वक्त मजहब के यानी जुनून में, सियासत के जुनून में, मजहब और सियासत जब एक साथ मिल जाती हैं, तो फिर ऐसे हादसा होते हैं जो वहां हुए। तो उन हालात में ये हुआ कि हम रिफ्यूजी कैंपों में रहे। कश्मीर में हम लोग वहाँ नीलम सनमा जहाँ हुआ करता, जहाँ आज का सेक्रेटरीट है, वहाँ हमारा कैंप लगा था, वहाँ हमने कई साल कैंपों में गुजारे। उसके बाद हम लोग फिर जम्मू आ गए। तो जम्मू में फिर हम बस गए उस्ताद महल्ले में। तो उस्ताद महल्ले में जो मेरे उस्ताद थे, वो जिनसे मैंने जुबान सीखी, जिन ये वो मेरे उस्ताद जो थे, वो जो पंजाबी में एक लफ्ज है चिट्टा अनपढ़, यानी बिल्कुल अनपढ़ लोग थे वो। तो यानी लेकिन उनके पास जो जुबान थी वो खालिस थी, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। वो जो प्योर जो कश्मीर जैसे देहात में रहने वाला कश्मीरी जो प्योर कश्मीरी बोलता है, जैसे जब मैं कभी उधर दमाल हांजीपुरा से ऊपर वाला जो पहाड़ी है, जिसमें पार की तरफ वो जो गुलाबगढ़ और दूसरा इलाका मिलता है, बुदल का इलाका मिलता है, तो वहां जो कश्मीरी बोली जाती है, वो आपकी कश्मीरी से नहीं मिलती जुलती है। तो ये क्या छो कारण, तो ये क्या खेव, वो बिल्कुल किताबे, वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि यही असली लोग हैं जो कश्मीरी नस्ल हैं और कश्मीरी जबान को बोलने वाले। इसी तरह जो मेरे ये लोग थे, इनके पास जो पंजाबी जबान थी बिल्कुल खालिस जबान थी। ये मैंने अपने बचपन से इनके साथ बैठ के वो सीखता रहा मैं। दूसरा जो पाकिस्तान का एक लाहौर से एक प्रोग्राम आता था, रावी दिए छल्ला, छल कहते हैं लहरों को, रावी, दरियाए रावी की छल, रावी दिए छल्ला। उसमें एक करेक्टर था निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जो जो जुबान बोलता था, जो वो बयान करता, जो उसके जो डायलॉग होते थे, उस यानी हर जुमले में 2-3 मुहावरे, हर जुमले में, वो मैं लिखा करता था, वो मैं नोट करता था। तो बाकी जो बुजुर्ग लोग थे उनसे सुनता था। तो इसलिए वो पंजाबी जो है, मैंने फिर मैं अपना इजहार का वसीला पंजाबी को बनाया। तो ओढ़ना बिछोना मेरा पंजाबी बन गया। तो फिर उसके बाद यह है कि अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी, जो मेरी पहली कहानी पंजाबी में छपी, वो उस वक्त जो बहुत नामी ग्रामी मैगजीन थी पंजाब में, इसके दिल्ली में, नागमणि, अमृता प्रीतम की, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया पंजाबी जबान में। जाहिर है जब नागमणि में उस जमाने में जो छपता था, उसके पांव जमीन पे नहीं लगते थे। वो वो उस वक्त यानी
वो एक अपने आप को बहुत बड़ा अदीब समझने लगता था। तो ये बात मैं 70, 71, 72 की बता रहा हूँ, तब मेरी उनमें उसमें मेरी ये कहानियां छपी। और वो साइमल्टेनियसली वही कहानियां जो थी, जैसे मेरी पहली कहानी थी ठंडी कांगड़ी, वो कहानी का नाम था, वो उसका तर्जमा नहीं, उसको ना रस्मुल खत चेंज करके गुरमुखी से शाहमुखी में या नस्तलीक में उसको रस्मुल खत तब्दील करके पाकिस्तान में वो कहानी छपी। अहमद सलीम थे, उनकी मैगजीन थी कूंज, उन्होंने छापा। फिर ये ऐसे होता रहा कि यहाँ मेरी कहानियां गुरमुखी स्क्रिप्ट में छपती थी, वहां मेरी कहानियां नस्तलीक में शाहमुखी में छपती थी। तो ये सिलसिला फिर आज तक चल रहा है। तो ये चलता रहा, और दोनों तरफ, वहां भी तकरीबन 100 के करीब मेरे अफसाने छपे हैं, इस तरफ भी मेरे 100 से ज्यादा ही अफसाने छपे हैं। तो ये यानी मैंने किसी स्कूल से पंजाबी नहीं पढ़ी, किसी कॉलेज से नहीं पढ़ी, किसी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ी। मेरी यूनिवर्सिटी भी मेरे वही मोहल्ले के लोग थे, मेरा कॉलेज भी वही था, मेरा स्कूल भी वही। खालिद साहब, जहां तक मैंने थोड़ा सा कुछ पढ़ा आपके बारे में आपसे मुलाकात से पहले, तो जी आपकी वो जो कहानी अमृता प्रीतम के पीक का जो दौर था, उसके जमाने में वो बेड़े की लंका, जी वो हाँ जी हाँ। खुशवंत सिंह ने ये इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में अंग्रेजी में ट्रांसलेट की थी। मैं असल में ये पंजाबी कहानी थी, जो उन दिनों श्रीनगर में माइसमा बाजार में, जिसे कुकर बाजार कहते हैं, वहाँ हमारा दफ्तर हुआ करता था पंजाबी साहित्य सभा का। वहां मैंने ये कहानी पढ़ी थी। और उसकी सदारत जो कर रहे थे उस निशस्त की, वो अली सरदार जाफरी साहब थे, जो कि जिनके यानी अदीब थे, बहुत बड़े शायर थे वो, उर्दू के, और जिन्होंने फिल्म अनारकली और दूसरी कई फिल्मों में गीत भी लिखे थे, वो सदारत कर रहे थे। तो अफसाने पे कई लोगों ने एतराजात किए, कुछ किए। तो जब सदारती खुतबा दिया उन्होंने, अली सरदार जाफरी ने, तो उन्होंने कहा भी हमें तो ये अफसाना बहुत अच्छा लगा, और ये तो पार्टीशन पे अफसाना है। तो मैं तो चाहता हूँ कि अगर ये बरखुरदार मुझे इसका ट्रांसलेशन करके दे उर्दू में, तो मैं ये गुफ्तगू में छापूंगा। तो मुझे समझ नहीं है गुफ्तगू क्या है। तो मैंने पूछा, मैं जनाब गुफ्तगू, कहा भाई ये मेरा मैगजीन है, बम्बई से निकलता है। तो जब मैं बाहर, मैंने कहा जी आपका हौसला अफजाई का शुक्रिया। कहना नहीं बरखुरदार, जो चीज़ हमें पसंद आया मांग लिया करते हैं। तो जनाब सारी रात बैठ के मैंने उसका तर्जुमा किया। रात के को 3-4 बजे तक मैं तर्जमा करके फारूक हुआ। उसके बाद उन दिनों वो कार्बन कागजों के नीचे रख के फिर उसको मैंने फेयर किया। सुबह मैं 6 बजे नहा धो के तैयार हुआ, तो मैं चला गया, वो स्टेट गेस्ट थे, तो वहाँ थे, क्या नाम है इसके, जो जहाँ बर्नार्ड स्कूल है, वो जो वहाँ बंगले उधर जो हमारा रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस है, वहाँ ठहरे थे। तो मैंने गया उनके पास मिला, तो उसने वो अफसाना लिया। 2 महीने के बाद, अक्टूबर नवंबर का इशू था गुफ्तगू का, उसमें वो अफसाना छपा। तो 2 महीने के बाद, मैं 3 महीने के बाद देखता क्या हूँ मैं, इलस्ट्रेट वीकली का शुमारा मेरे पास आता है, जिसमें मेरे उस अफसाने को खुशवंत सिंह साहब ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और नीचे लिखा था कि कर्सी गुफ्तगू, यानी गुफ्तगू से, यानी ओरिजिनल अफसाना पंजाबी में था, उसका तर्जुमा मैंने खुद किया था उर्दू में, और फिर उर्दू से खुशवंत सिंह साहब ने वो उसमें किया। और मेरे लिए बहुत ये एक फख्र की बात थी, खुशी की बात थी कि खुशवंत सिंह जैसा एक बहुत बड़ा अदीब, जो माना हुआ अदीब है, वो मेरे अफसाने को उस जमाने में, जब मेरी उम्र 30 साल भी नहीं थी, तब वो उसने मुझे उन्होंने वो किया। यानी उस वक्त मैं 25 साल का था, जबकि मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ये आपने उस अफसाने के हवाले से बात की। इसके बाद काफी अफसाने मेरे अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुए, हिंदी में हुए। हिंदी की जितनी भी बड़ी मैगजीन है, भाषा, समकालीन साहित्य, इन सबों में मेरा जो है वो छपता रहा मेरा सारा। तो इस सब सिलसिला चलता रहा। खालिद साहब, ये जो बरसगीर का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट पिछले 100 साल में देखा जाए तो पार्टीशन ही था। और तकसीम की वजह से एक बहुत बड़ा फ्लॉक, मतलब बहुत सारा लिटरेचर बना है, चाहे वो फॉर्मल एकेडमिक्स हो या कल्चर हो, लिटरेचर हो। लेकिन इसमें जी एक तो सादत हसन मंटू थे,
जी हाँ। तो आपने भी इस पर काफी काम किया। एक एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि सादत हसन मंटू को उर्दू में अपनी एक्सप्रेशन, उर्दू ने कैसे इसको अपनी एक्सप्रेशन की जुबान बना दिया और आपको पंजाबी ने, कोई खास मैं खास चीज है मैं पंजाबी में जो आप उर्दू में नहीं कह सकते भाई जी? असल में मैं आपसे अर्ज करूं कि उर्दू के जितने भी नामी ग्रामी अदीब हैं वो सब पंजाबी हैं, वो सब के सब पंजाबी हैं। चाहे वो कृष्णचंद्र है, राजेंद्र सिंह बेदी है, या सादत हसन मंटो है, या बलवंत सिंह है, रतन सिंह है, जोगिंदर पाल है, ये सब के सब लोग पंजाब से ताल्लुक रखते थे। इवन अल्लामा इकबाल पंजाबी थे, फैज अहमद फैज साहब पंजाबी थे, हफीज जलंधरी पंजाबी थे, नासिर काजमी पंजाबी थे। किन किन की जिन्होंने जिन्होंने उर्दू लिटरेचर को अमीरी बख्शी है वो सब के सब पंजाब से थे। और अल्लामा इकबाल के बारे में ये मशहूर है कि वो उर्दू पंजाबी लहजे में बोलते थे। इसी तरह जो बाकी अदीब थे जैसे रंजन बेदी वगैरह, इनका लहजा जो था ना बोलने में, जैसे हमारे कश्मीरी भाई जब उर्दू बोलते हैं तो उनका लहजा जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, और वो नेचुरल है, बट मेरा नेचुरल है क्योंकि जैसा। हाँ जी, जी हाँ, सबका, आपका नहीं बाकियों का भी है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है क्योंकि ये अपना आपका है, लहजा है, वो होना भी चाहिए। कोई इसमें हाँ गलती है, इमला की गलती ना हो, तज़कीर तानीस की गलती ना हो, तो अगर ये बोलने में है कोई तो कोई मसला नहीं। तो ये लोग जनाब मंटो और क्या नाम है इनका, दुगल, करतार सिंह दुगल वगैरह, ये सब लोग पंजाबी लोग थे, इन्होंने लिखा। तो जहां तक इन लोगों ने 47 को देखा, 1947 की तकसीम को देखा, अपनी आंखों से देखा, लेकिन इन लोगों के जहनों में कोई, हालांकि मारने वाले कौन है, मारने वाला हिंदू है, सिख है, या मारने वाला मुसलमान है। जहां मेजॉरिटी मुसलमानों की है उन्होंने हिंदू सिखों को मारा, जहां मेजॉरिटी हिंदू सिखों की है उन्होंने मुसलमानों को मारा। बदकिस्मती से बंगाल में जो कत्लेआम हुआ, या पंजाब में जो हुआ, या जम्मू कश्मीर में जो हुआ, ये सब कत्लेआम मुकाम अपने लोगों ने किया। पंजाबी ने पंजाबी को मारा, पंजाबी ने पंजाबी औरत का अगवा किया, पंजाबी ने पंजाबी औरत का रेप किया। तो ये इससे बड़ी क्या कहते हैं, जो ये ट्रेजेडी क्या होगी, बंगाल में बंगालियों ने मजहब के नाम पे, सियासत के नाम पे अपने खून को, अपनी बहू बेटियों को, अपने ही यानी जो लोग थे उनका उन्होंने ये किया। ये एक बहुत बड़ा अलमिया था। लेकिन जो अदीब थे उनके अंदर ये कोई रंजिश या खलिश ये नहीं थी। आप मंटो के अफसाने पढ़िए, खोल दो अफसाना उसका पढ़िए, टोबर तेग सिंह अफसाना उनका पढ़िए, लाजवंती पढ़िए आप राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना, सरदार जी अफसाना पढ़िए आप ख्वाजा अहमद अब्बास का। इसी तरह आप जितने भी ये लोग हैं लिखने वाले, कृष्णचंद्र के अफसाने पढ़िए। इनकी इनके अफसानों में तलखी नहीं मिलेगी आपको। इनके अफसानों में आपको यानी जो वो हकायक लिखते हुए जोड़ने की बात की है, अफसोस किया है उन्होंने। हमारी जो सही बात अमृता है। प्रीतम थी, हमारी जो अमृता प्रीतम थी, उसने जो उस वक्त जो हालात देखे, उन्होंने एक नज्म कही जिसका नाम था वारशाह। तो उसमें उसने किसी बाबा नानक को या किसी गुरु महाराज को आवाज नहीं दी, उसने जो आवाज दी उसने वारस को दी। वारस शाह जो के पंजाबी तमद्दन का, पंजाबी जबान का, पंजाबी फोकलोर का, पंजाबी मुहावरे का जो एक प्रतीक था, जो एक उसका सिंबल था, उन्होंने अपने उस सिंबल को आवाज दी। अज आखा वारस शाह नू किते कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखा धियां रोंदियां तेनू वारस शाह नू कहन। कि एक वक्त था तुमने एक पंजाबन जो थी वो रोई थी, बयान किया था, तुमने उस पर इतना बड़ा हीर का किस्सा लिख दिया। आज हजारों जो हीरे हैं वो रो रही हैं, वो चीखे मार रही हैं कि उनको कोई बचाए। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, ना अमृता ने की, ना बेदी ने की, ना मंटो ने की। तो ये बड़े अदब की निशानियां हैं। या आप अब्दुल्ला हुसैन का पढ़ लें, उदास नस्लें, तो शौकत सिद्दीकी का पढ़ लें आप, बस जी खुदा की बस्ती। तो ये उन हालात में से गुजरे। या तपस जो इसका बिशम सानी का बहुत बड़ा भाई नावल, या विश्व से। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का पढ़ लीजिए। ये इन लोगों ने एक तो उस उन हालात पे
रोना रोया है, लेकिन उसमें आपको ये कोई नहीं मिलेगा कि इसमें बू नहीं आएगी आपको फिरका परस्ती की या बुनियाद परस्ती की, वो नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं मेरा ये कहना है कि हम सब अदीबों को उस वक्त हमारे जो बड़ों ने जो भी गलतियां की हैं, जो मार काट की है, हमें हमें मुझे खास है, मैं माफी मांगना चाहता हूं उनकी तरफ से, नई नस्ल के लिए, कि हमें माफ कर दें। हम लोग हम लोगों में अक्ल दानिश की कमी थी। हम लोगों ने वो काम किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया उनको वो नहीं करना चाहिए। इसलिए हम अपनी पूरी हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो भी लोग हैं, जो ये बरसगीर बुनियादी तौर पे बरसगीर एक मुल्क है, इसके हिस्से हुए हैं। जमीन हमारी एक है, इस जमीन को हमने खुद ही बॉर्डर बनाए हैं। तो हमको एक दूसरे से माफी मांगनी चाहिए, किस लिए कि हमने अच्छा नहीं किया। और कम से कम आज के वक्त में, आज के दौर में हमें वो सबक हासिल करना चाहिए कि हमें आज जो है वो भाईचारे से रहना चाहिए। हमारे अंदर हम वो हिंदू और मुसलमान या कोई और कोई फलसफा या कोई क्या कहते हैं आइडियोलॉजी को लेके ना जिए, बल्कि इंसानियत और इंसान को लेके जिए, मोहब्बतें बांटें। तो मैंने अपने अफसानों में मोहब्बतें बांटने की कोशिश की है, जोड़ने की कोशिश की है, तोड़ने की नहीं कोशिश की। खालिद साहब, जी आपकी एक पंजाबी आप कहानी है, उसका नाम जी अगर मैं पता नहीं मैं प्रोनाउंस सही तरह से कर पाऊँ, ते जी। जहलिम भागड़ा रहा। जेलम ये वगदा रहा। ये कहीं कश्मीर के बारे में तो नहीं है? ये मेरी ये कहानी नहीं, ये किताब का नाम है। ये मेरी पहली किताब जो थी पंजाबी किताब में, का नाम है? ये 1976 में छपी थी। और इसका अनुवाद जो रखा था वो अली मोहम्मद लोन ने रखा था। ये अली मोहम्मद लोन जो थे उन्होंने इसका अनुवाद दिया था कि भाई उन दिनों बड़ा चर्चा था उसका। एंड फ्लो ना, क्या था वो, क्वाइट फ्लोज ऑफ डॉन, जो रशियन नॉवल था। है जी। एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन रशियन नॉवल था। उसी हवाले से राइट, इन्होंने हाँ। कहा आप रखो, और जेलम बहता रहा। तो ये अली मोहम्मद लोन का दिया हुआ नाम था जो मैंने वो उस किताब में, उस किताब की बड़ी चर्चा हुई। ये पहली किताब है बरसगीर, ये ना बरसगीर में नहीं, हमारी तरफ के हिंदुस्तानी साइड में, हिंदुस्तानी पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, जो नस्तालीक में लिखी गई पंजाबी जबान। तो उन दिनों में गुरुमुखी नहीं जानता था, तो मैंने अपनी पहली किताब उसी स्क्रिप्ट में, उर्दू स्क्रिप्ट में मैंने निकाली, यानी जो परशो अरबिक स्क्रिप्ट है उसमें मैंने किताब निकाली। फिर उसके बाद मेरी किताब दूसरी जो थी वो थी गोरी फजल सुदागर, वो फिर गुरुमुखी में आई। तीसरी किताब जो मेरी थी उसका नाम था हाँ, उसका नाम था जी डूंगे पानियों का दुख, गहरे पानियों का दुख। तीसरी किताब थी। फिर मेरी चौथी किताब जो आई थी वो थी बल्दी बर्फ दा सेक। ये भी कश्मीर के हवाले से है। बल्दी बर्फ, जलती बर्फ का, सेक मीन उसका तो उसका जिसमें कश्मीरी कहते हैं ताप, है जी। तो वो उसका जो अलाव है, उसका जो बर्फ। तो पांचवी किताब मेरी थी ये सूलां दा सालन, जिसमें मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। और जो छठी किताब मेरी पिछले साल छपी है वो है जी इश्क मलंगी। तो ये जो कहानी है इश्क मलंगी, ये बहुत पॉपुलर हुई। इस पे ड्रामा भी बनाया गया। हिंदुस्तान के कोई 12-13 शहरों में खेला। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने दिल्ली में इसका स्टेज किया। तो इस तरह एक कहानी है मेरी लकीर, उस पे फिल्म भी बनी। और वो पहाड़ी में उन्होंने फिल्म बनाई थी। अली अदालत, उसने जिसने इसका स्क्रिप्ट लिखा वो लंदन के थे। उन्होंने इसका स्क्रिप्ट लिखा। और बहुत चली ये फिल्म, सिल्वर जुबली मनाई इस फिल्म ने। तो अभी एक आध कहानी मेरी फिल्म इंडस्ट्री वाले भी ले गए हैं। तो मुझे हदायत है कि आप कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना बता देता हूँ कि अभी एक आध कहानी पे फिल्म शायद बनी। जी जी ना, इससे पहले कि मैं आपकी ऑटोबायोग्राफी की तरफ आऊं, तो मैं तो जी ये जी पूछना भूल ही गया कि आप तो सरकारी अफसर भी रहे हैं और बहुत शुरुआत बहुत छोटी लेवल से की, तो फिर आगे जी चलते बढ़े। तो थोड़ा हमें जी। अपनी जिंदगी के बारे में बताइए, अपने लड़कपन के बारे में, वो और अगर बाद में किताब जो पढ़ेंगे आपके तो तजुर्बात रहे सरकार। मेरा 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 लड़कपन बहुत ही शरारती था। बहुत ही शरारती था, बहुत लड़ाकू था। भिड़ने वाला आदमी था मैं। टक्कर मारने में बड़ा मैं मशहूर था।
तो फिल्मों की टिकटें ब्लैक करने में बड़ा मशहूर था, छोटी मोटी चोरियां करने में बड़ा मशहूर था, जो बागों में जाके आपके जो आजकल जो सेक्रेट है, ये कभी ज़राना पार्क हुआ करता था। तो इस ज़राना पार्क में हम जाते अच्छा। थे ये ग्लास चोरी करने या आड़ू खाने। तो ये जो बचपन की शरारतें, जहाँ आज कश्मीर में वो जो है फायर ब्रिगेड का दफ्तर है श्रीनगर में, ये किसी ज़माने में कमेटी बाग हुआ करता था। इसमें अमरूद के दरख्त होते थे। इसके साथ जो कर्ण नगर है, बाल गार्डन है, ये सुतराशाही है, ये सब खेत हुआ करते थे। इनके जो ना दांदरू के खेत हुआ करते थे। कहते जी मैं दांदर ना वावान से तो यहाँ हम जब हाँ। भूख लगती थी तो हम फिर उनमें से वो कड़म की मुंडियाँ निकालते थे, गाजरें निकालते थे, सर्दियों के दिन होते थे, उसको धो के खाते थे। ये मेरे बचपन की शरारतें हैं और बहुत प्यारी शरारतें की हैं हमने। तो लेकिन फिर आस्ता-आस्ता जब वो आपका अगर मेरी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि क्या शरारतें की, क्या क्या कुछ हुआ। तो बचपन मेरा बड़ा अच्छा गुज़रा। हालाँकि हालात घर के ये थे कि यतीमी यतीमी थी, बेकसी थी, हाँ जी? और यानी आप अंदाज़ा लगाइए उन दिनों मोरी वाला पैसा होता था। वो मेरी माँ मुझे 2 दिन के बाद 1 पैसा देती थी। जबकि मेरा दोस्त ताज मोहिद्दीन उस वक़्त 1 आना मिलता था। ये फ़र्क था पैसा कहाँ और आना कहाँ। तो वो मेरे बचपन के दोस्त थे जो आज भी हैं। तो एक अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल था मुझ पे कि मेरे अंदर तो ये ना ये सुपरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं रहा। तो फिर जब नौकरी में अच्छे ओहदे मिले, तो फिर ज़िंदगी को देखा अच्छी तरह से, ज़िंदगी किसका नाम है। तजुर्बे बहुत मिले, जो उतराव-चढ़ाव मिले, जो मेरे घर में जो बहुत मुसीबतें देखी। बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, अखबार एडिट करता रहा। कश्मीर में मैं पॉलिटिकल टाइम्स को एडिट किया मैंने, मैंने इसको किया, रोशनी को किया, ज़मींदार को किया मैंने। और ये समझिए कि दफ्तर से आना सीधा अखबार के दफ्तर में, चोरों की चाय नमकीन पीनी, उसके बाद शुरू कर देना लिखना। तो रात के कहीं 11 बजे, साढ़े 11 बजे निकलना वहाँ से तो फिर घर जाना। इसी तरह जम्मू में मैंने संदेश को एडिट किया। इसी तरह मैंने अमारत को एडिट किया, वक़्त को एडिट किया। तो ये था कि घर गृहस्थी अच्छी तरह से चलनी चाहिए, तो वो अल्लाह का फ़ज़ल रहा। वो कभी मैं मोहताज नहीं हुआ किसी का। खालिद साहब, कलमकार शायर हो या नस्र निगार हो, जी। गज़ल तो वो कह ही देता है। नहीं, मैंने कभी तो ऐसी कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं मैंने मैंने कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं की कि इसलिए कि मैं वज़न बहर से वो बेबहरा हूँ, समझे जनाब? तो वो ऐसी गलती मैंने नहीं की। हाँ, ये है कि मैंने नस्र से ज़्यादा शायरी पढ़ी। मैंने तकरीबन असातिज़ा का सारा कलाम पढ़ा है। जो भी नया या पुराना शायर है, उसका कलाम पढ़ा और याददाश्त अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसी है कि वो ज़हन में उतर जाता है। अच्छा शेर जो है मेरे ज़हन में यानी जो वो कहते हैं ना जी हमारे पंजाबी में एक लफ़्ज़ है बुगनी, बुगनी में जिसमें बच्चे लोग पैसे डालते हैं ना, इससे अच्छा शेर मैं उसमें डाल देता हूँ। वो दिमाग की बुगनी में महफ़ूज़ हो जाता है। तो शायरी मैंने बहुत पढ़ी और शायरी को शायरी को यूँ इस्तेमाल की शायराना ज़ुबान इस्तेमाल की है मेरे अफ़सानों में। अगर आपने मेरे उर्दू वाले किताबें जो मेरी 4 हैं, पहली किताब है मेरी उर्दू की उसका नाम है जी ठंडी कांगड़ी का धुआँ। दूसरी किताब है मेरी इश्तिहारों वाली हवेली। तीसरी किताब है मेरी सती सर का सूरज। और चौथी किताब अभी जो यानी 2021 में ही छपी, वो उर्दू में उसका उसका अनवान है जन्नत ग्रहण। ये भी कश्मीर में रिलीज़ हुई थी, उधर शहंशाह होटल में। तो अभी जो मेरी ऑटोबायोग्राफ़ी उर्दू में आई है मैं ज़िंदा आदमी हूँ, ये बड़ी ज़ख़ीम है, 400 पेज की किताब है। तो ये भी अभी रिलीज़ हुई वहाँ, पिछले दिनों मैं गया था उसी फ़ंक्शन के लिए। तो अ, उर्दू की एक 4 किताबें हैं। तो मैंने जो कहानियाँ लिखी, उनमें मैंने शायराना ज़ुबान को इस्तेमाल किया, मुहावरेदार ज़ुबान को इस्तेमाल किया। जो वो जो वज़न बहर या वो जो काफ़िया रदीफ जो है, आपको मेरी कहानियों में ज़रूर मिलेगा। बाकी में किसी में अच्छा, मिले ना मिले। जी हाँ, तो ये है जी। मैं ए, मुझे अभी मैं एक मैं शेर याद आया, आपको सुनाता हूँ, एक शेर याद आया।
अभी मैं एक वो रेख्ता का मुशायरा सुन रहा था, तो एक किसी शायर का एक शेर था, तो मुझे जहन में एकदम बैठ गया। वो ये था कि हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम हिजरत परिंदे करना। हो वतन छोड़ के जा सकते हो, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। छोड़ के अभी आप देख लीजिए जा कि किस सकते पे हो। पूरा आता है, आप बेहतर समझते हैं। सही बात है, सही बात है, समझ गया मैं, समझ गया मैं। ये इससे पहले कि मैं इस आपकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में कुछ पूछूं, मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि आपके जो तजुर्बात रहे, जी सरकार हाँ। में बैसित अफ़सर के या मुख्तलिफ ओहदों पर रहे आप, हाँ। कैसे तजुर्बात रहे आपके? और कैसा पहले एक बात, मतलब हाँ, मैं बात समझ गया आपकी, मैं समझ गया आपका। पहले मैं एक एतराफ़ करना चाहता हूँ कि नौकरी के मामले में मेरे जो गुरु थे, वो शेख गुलाम सूर साहब थे। अल्लाह ताला उनको सेहत बख्शे। उन्होंने मुझे फ़र्श से अर्श तक ले गए मुझे वो। तो उन्होंने मतलब जितनी भी मेरी प्रमोशनें हुई, जितना भी मेरा हुआ, मेरे ऑर्डर उन्होंने निकाले, मुझे केएस में उन्होंने लिया। जो मतलब मैं उनका एहसानमंद सारी ज़िंदगी रहूँगा, क्योंकि मेरा तो कोई भी नहीं था। मेरी कोई दीवार नहीं थी मेरे पीछे, कोई सहारा नहीं था, कोई सिफ़ारिश नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। लेकिन वो एक बंदा मोमिन जो 5 वक़्त का नमाज़ी था, मेरे लिए वो मेरे बड़े भाई की हैसियत रखता था, मेरे बाप की हैसियत रखता था। उसने मुझ पे हमेशा शफ़क़त का हाथ रखा। उसी वजह से मैं बहुत कुछ कर पाया, लिख पाया, बाल-बच्चों को पढ़ा पाया, उनको अच्छी-अच्छी घरों में उनकी शादियाँ करवाई। तो मैं ये समझता हूँ को उसका बहुत बड़ा हाथ है मेरे। और दूसरी एक मेरी बहन है, जिसका नाम है तनवीर जहाँ, जो अब कमिश्नर सेक्रेटरी रिटायर हुई है। उसने मुझे कहा खालिद चाय पिलाओ, मैंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो उसने नूर शाह को कहा, "Tata şahsa yemiş करते yemiş शिकस्त करते yemiş दूर, yemiş शिकस्त कर दूर yemiş।" उसने कहा किस कर, उन्हें ये लागन वीडियो, उन्हें ये हैकने लगे वीडियो। ये क्या हैकने लगे? अगर अगर ये पहुंच देना बाकी अगर तुम हैकन लगे ये क्या लगने। तो उसने कहा अच्छा तेल लिख सही फाइल पर, तो दिमे बकारे 10 कर। तो ये हंसी मजाक में ही मैं सेक्रेटरी से फील्ड में आ गया। तो फिर अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी, फिर कहाँ से कहाँ पहुंचा। मैं मेजर हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिटायर हुआ, डीसी रहा, सेक्रेटरी रहा, सब बहुत कुछ। फिर आगे का सफर जो है आपको उसमें मिल जाएगा मेरी ऑटोबायोग्राफी में। तो बड़ी बात है जी, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, उसके पीछे जो लोग होते हैं उनका एहसानमंद रहना चाहिए। ये मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये ऑटोबायोग्राफी है, मैं जी ज़िंदा जी। आदमी हूँ, जी जी। तो इसमें बेसिकली ऑटोबायोग्राफी अपने बस डिफरेंट टाइम अपने जो नहीं जानने वाले हैं, है। रिश्तेदार हैं, जी उन्होंने जी। आपके बारे में लिखा है। आपने असल खुद क्यों में नहीं लिखा? क्या इसमें कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं थी कि आप एक सच और पूरे सच में नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं मतलब है। मैंने मैंने असलूब ढूंढा नया, मैंने नए अंदाज में लिखा। लिखा सारा मैंने है, मेरी किसी बहन ने या किसी दोस्त ने किसी ने नहीं लिखा। लिखा सारा मैंने है, लेकिन मैंने रावी को इस्तेमाल किए। लोग मैं कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू खुद ही बनूं, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया। मैंने रावी लाए, वो रावी लाए जो मेरे साथ रहे, बचपन के दोस्त, मेरी बड़ी हमशीरा जिसने मेरे बचपन को सारा बयान किया है। फिर मेरे बचपन के दोस्त जिन्होंने वो हिस्सा, फिर मेरे जो नौकरी के, जब इब्तदाई में भर्ती हुआ एज ए क्लर्क, तो मेरे साथ जो सरदार हजबंत सिंह सागर था, उसके मुंह से मैंने कहलवाया। फिर जो मेरा अदबी सफर है नूर शाह साहब के मुंह से कहलवाया। इसी तरह जो अलग अलग जो है, मैंने रावी को इस्तेमाल किया, रावी के जरिए मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। जबकि ये ऑटोबायोग्राफी है और मेरी लिखी हुई है, किसी और की नहीं है। हर चैप्टर मेरा लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि रावी है जी, ये रावी के जरिए। तो ये एक नया तो स्टाइल है, क्या पता कबूल हो या ना हो। हाँ, स्टाइल है। लेकिन ये है कि नहीं, नहीं, सही पंजाबी, बात है, सही बात है। पहले पंजाबी में मैंने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उसका नाम था माटी कुदम करेंदी यार। बुल्ले शाह साहब की ये काफी है
कि जिस माटी ते बहुती माटी, इस माटी हंकार, कि जिस मिट्टी पे बहुत ज्यादा मिट्टी है उसे उसी बात का घुमंड है, हंकार है। माटी कुदम करेंदी यार, माटी जो है आपकी उछल कूद कराती है और अल्टीमेटली मिट्टी में ही आपने जाना है। तो उसका मैंने वो जो अनुमान जो लिया, उससे लिया था मैंने, माटी कुदम करेंदी यार। तो उस वक्त भी ये लोगों ने बड़ा ये एतराज उठाया, लेकिन अल्टीमेटली ये कबूल हुआ। और तकरीबन 10 या 11 के करीब एमफिल हो चुके हैं मेरी इस किताब पे, पंजाबी वाली पे। तो पीएचडी हो रही है। तो अब जो उर्दू वाले हैं, आप देखें मैंने जो लिखा है, मेरी ही किताब है अब ये है कि मैंने अपडेट किया है 2020 तक। पहली जो किताब थी मेरी जो पंजाबी वाली थी 2013 में छपी थी। ये जो 7-8 साल का गैप है, ये मैंने फिलअप किया है और 2020 तक लाया हूँ मैं इस किताब को। इसमें सियासत भी है, इसमें अदब भी है, इसमें सफरनामे भी हैं, इसमें मेरे घरेलू हालात भी हैं, सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। तो कभी आपकी जो पूरा जो कैरियर रहा लिखने का, जी, उसमें कश्मीर एक डोमिनेंट स्पेस रही है, बिल्कुल रही है, बिल्कुल रही है, बिल्कुल रही है, लेकिन बिल्कुल कभी रही है। आपने कोशिश नहीं कि आप कभी कश्मीरी में भी लिखें? कश्मीरी देखिए, ये जो मैं कश्मीरी जबान बोल लेता हूँ ना, ये मैं कहता हूँ कि मेरे बचपन का सदका है, क्योंकि जब हम उधर फौजी कैंपों में रहते थे, या उसके बाद मेरी जो इब्तदाई एजुकेशन जो हुई ना, जो यानी बटमालू में प्राइमरी स्कूल था हमारा, मीरों की बिल्डिंग थी, ताज मेहदीन के जो मामे थे उनकी बिल्डिंग ही थी वो। वहां स्कूल होता था हमारा, प्राइमरी स्कूल, उसमें हम पढ़ते थे। मुझे अभी तक याद है कि मेरा एक जो 5वीं जमात का मेरा जो टीचर रघुनाथ पंडित उसका नाम था, मुझे अभी तक याद है वो। तो वो जो उस वक्त बच्चा जो है जबान को ज्यादा जल्दी क्या वो कैच करता है, वो बचपन में करता है। तो वो बचपन की जो जबान मैंने 5वीं जमात तक पढ़ी हुई, जो मैंने कश्मीरी सीखी है, वही जबान लेके आज तक मैं चलता हूँ। तो मैं मुझे यानी उतना जो अदबी ज्ञान जो होना चाहिए ना, अदबी जबान लिखने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है वो, जो आप लोगों के पास है। तो ये एतराफ़ कर मैं कश्मीरी बोलने के हद तक तो हूँ, मैं ठीक बोल लेता हूँ, मैं पूरी कश्मीरी बोल लेता हूँ, लेकिन लिखने के हद तक नहीं। इसी तरह मैं डोगरी पूरी तरह से बोल सकता हूँ, मैं पहाड़ी पूरी तरह से बोल सकता हूँ, क्योंकि सारा कलाम मैंने पढ़ा है, जो शायरों का या जो पठवार के इलाके के लोग हैं इनका पढ़ा है मैंने। तो वो ये यहाँ बोलने के हद तक ठीक है। अब हमारी अगर अंग्रेजी है, जब हमारी मेरी अंग्रेजी सिर्फ वो फाइलों तक महदूद थी, जो जब यानी मैंने फाइल पे क्या नोट लिखना है या चिट्ठी क्या लिखनी है वहां तक है। अब आप कहें कि मेरी अंग्रेजी वो थी कि मैं अदबी जबान की अंग्रेजी थी, नहीं थी मेरे पास। तो खालिद साहब, खैर मैंने अर्ज की थी कि हम आपसे थोड़ा वक्त ले लेंगे, लेकिन हमने 40 मिनट आपके लिए। तो यहाँ तो ठंड है, खैर जम्मू में भी कुछ ठंड है ही। तो मैं मैं भी आपका बिस्तर, बहुत मशहूर हूँ, मैं बड़ी आपका बहुत मेहरबानी, मशहूर हूँ। आपने हमें इतना बड़ी वक्त दिया, और हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि आपको जोर कलम और आप और लिखें, और चलिए, हमारे बड़ी लिए ये इल्मी सरमाया हो। हम आपके बड़ी बहुत ही मेहरबानी, मशहूर हैं खालिद साहब। शुक्रिया, मेहरबानी, मेहरबानी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।